हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में आपने ऑप एम्प एज ए एडर या समर और ऑप एम्प एज ए सबट्रैक्टर स्टडी किया था। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर। स्टूडेंट जब ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर काम करता है तो उस केस में ऑप एम्प की आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रल होती है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऑप एम्प एक समाकलक के जैसा भी काम कर सकता है, यानी जो वोल्टेज इसके इनपुट पे दी जाती है, ऑप एम्प यदि इंटीग्रेटर के तौर पे काम कर रहा है, एक समाकलक के तौर पे काम कर रहा है, तो उसकी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रल होगी। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने समाकलन के बारे में कक्षा 12 और बीएससी में आपने पढ़ा होगा और साथ में पढ़ भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स समाकलन समझने के लिए मैं आपको एक बार कक्षा 12 में लेके चलूंगा। स्टूडेंट्स समाकलन को समझने से पहले आपको एक बार कर्व के बारे में ध्यान होगा। आप कर्व के बारे में मैं आपको ध्यान कराना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जब अपने कर्व खींचते हैं तो दो क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। एक दोनों क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। तो अपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू ज्ञात करते हैं, राइट। और उन क्वांटिटीज की सहायता से, यानी कि x के डिफरेंट वैल्यू की सहायता से y की, मतलब अपने मानते हैं कि एक x है और दूसरी y, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x की डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यू ज्ञात करते हैं और उसके बाद में उन पॉइंट्स की सहायता से, यानी y की उन वैल्यू की सहायता से कर्व खींचते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब देखो ये हमारा y और ये हमारा कर्व, सॉरी ये हमारा y और ये हमारा x। अब स्टूडेंट्स क्या है कि दोनों जो क्वांटिटीज है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू याद कर लेंगे, राइट। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 x की जो वैल्यू है, राइट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने y की वैल्यू याद कर ली, राइट। तो y की वैल्यू जब मैं ज्ञात की तो मेरे को जो है इस प्रकार का एक कर्व प्राप्त हो। राइट स्टूडेंट्स, अब यदि आपको x की इस वैल्यू और x की इस वैल्यू के बीच का समाकलन ज्ञात करना है तो अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कर्व और इन दोनों वैल्यूज के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, राइट, ये वाला। तो स्टूडेंट्स इस क्षेत्रफल की जो वैल्यू आएगी उसे हम इस जो क्षेत्रफल की वैल्यू आएगी उसे हम y का इंटीग्रेशन कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट कौन सी है स्टूडेंट्स, x1 से x2, यानी कि x1, ये इसको मैं x1 मान लू पॉइंट और ये x2 पॉइंट, राइट। तो x1 और x2 इन दोनों के बीच का इंटीग्रेशन इस छायांकित क्षेत्रफल द्वारा शो किया जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मान लो कि दो क्वांटिटीज हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, टाइम लिया, राइट, और ये जो y एक्सिस है उस पे लिए मैंने वोल्टेज, और वोल्टेज टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब क्या है स्टूडेंट्स, वोल्टेज फिक्स है, राइट, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, फिक्स है। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, 0 सेकंड पे भी वोल्टेज मान लो 3 वोल्ट थी, 2 सेकंड पे भी 3 वोल्ट थी, 4 सेकंड पे भी 3 वोल्ट थी, 6 सेकंड पे भी 3 वोल्ट थी, और इस प्रकार से लगातार वोल्टेज 3 वोल्ट ही रह रही है। अपने एक वैल्यू एज्यूम कर ली आपको समझाने के लिए कि चाहे 0 सेकंड हो, चाहे 2 सेकंड हो, चाहे 4 सेकंड हो, चाहे 6 सेकंड हो, जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 3 वोल्ट है, राइट। अब फ्रेंड्स मेरे को 0 सेकंड से लेकर और 3 सेकंड के बीच का 6 सेकंड मान लो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मान लो मेरे को 0 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के बीच का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, अपने इस VT वोल्टेज
राइट। यानी अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, V और T का जो ग्राफ आ रहा है, ये जो ग्राफ आ रहा है इसके और विद रिस्पेक्ट टू सॉरी, ये V और जो T का ग्राफ आ रहा है इसके और इस टाइम के बीच का राइट 6 सेकेंड तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये 6 सेकेंड तक जो V और T के बीच का जो क्षेत्रफल आएगा राइट, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा इंटीग्रेशन होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम ज्ञात करते हैं कितना आएगा। अब देखो ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 4 सेकेंड, राइट। ये स्टूडेंट्स कितना, 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 6 सेकेंड। अब देखो अगर अपने देखें कि इसका इंटीग्रेशन किस टाइप का आएगा तो अपने इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं VDT। अब देखें स्टूडेंट्स 0 सेकेंड पे कर्व की 0 सेकेंड पर क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स, 0, राइट। 2 सेकेंड पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखो 2 सेकेंड ज्ञात कर सकते हैं अपने, ये हमारा एक आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कितना है स्टूडेंट्स, 2 सेकेंड और ये वोल्टेज कितनी है स्टूडेंट्स, 6, सॉरी ये वोल्टेज कितनी है स्टूडेंट्स, 3 वोल्ट। तो टोटल मिला कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6। तो 2 सेकेंड पर क्षेत्रफल प्राप्त हुआ हमको 6, राइट। और इसके बाद में 4 सेकेंड पर, तो 4 सेकेंड पर हमको कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, ज्ञात कर लेंगे। ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और यहां से यहां तक 4 सेकेंड है स्टूडेंट्स और वोल्टेज है हमारी 3, तो 4 तिया कितना होगा स्टूडेंट्स, 12, क्योंकि आपको रेक्टेंगल का क्षेत्रफल पता ही होगा स्टूडेंट्स, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारी लंबाई मान लेते हैं, इसको हम लंबाई मान लेते हैं और इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 और ये हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3। तो 4 ते कितना होगा स्टूडेंट्स, 12, तब 4 सेकेंड पर ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स 12। और उसके बाद में ठीक इसी प्रकार से हम 6 के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा 6 सेकेंड और ये हमारा 3 वोल्ट। तो 6 ते कितना हो गया स्टूडेंट्स, 18। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अगर हम टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन देखें तो वो लगातार क्या होगा स्टूडेंट्स, बढ़ता जाएगा, राइट। जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। जैसे कि 2 पर 6 था, 4 पर 12, 2 पर 6 था, 4 पर हो गया 12 और 6 सेकंड पर हो गया 18। इसी प्रकार से आगे भी अगर अपने ज्ञात करें 8 पर हो जाएगा 24। इस प्रकार से लगातार ये इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये देखोगे कि यहां पर जो हमने ये जो कर्व लिया है, राइट, ये देखो आप विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम है ये कर्व एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, लीनियरली बढ़ रहा है, राइट, यानी कि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब अपने ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर देखेंगे और उसके बाद में यदि अपने ऑप एम्प पर इनपुट वोल्टेज ये डाल दें तो आउटपुट वोल्टेज ये प्राप्त होगी स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इसका नाम है ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर। ऑप एम्प को एज ए इंटीग्रेटर बनाने के लिए हमको एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये हमारा ऑप एम्प हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन आज की हमारी ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर। ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर। तो स्टूडेंट्स ऑप एम्प को एज ए इंटीग्रेटर वर्क कराने के लिए हमको सबसे पहले एक ऑप एम्प की आवश्यकता होगी।
अब क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा इन्वर्टिंग और ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये हमारा स्टूडेंट्स आउटपुट वोल्टेज V0, राइट। अब अपने मानते हैं आउटपुट वोल्टेज नहीं है क्योंकि अपने इनपुट नहीं दिया तो आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। अब स्टूडेंट्स अपने क्या करेंगे, इस ऑप एम्प को देंगे नेगेटिव फीडबैक, और नेगेटिव फीडबैक देने के लिए हम एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF लगाएंगे, राइट। और इसके बाद में यहां पर देंगे हम स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस R1। अब फ्रेंड्स जो हमारा इन्वर्टिंग सिरा है उसको हम कर देंगे ग्राउंड विद रिस्पेक्ट, ग्राउंड होगा तो ये 0 वोल्ट पर होगा। और फ्रेंड्स इनपुट जो वोल्टेज देंगे वो हम R1 और ग्राउंड के बीच में देंगे। अभी सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स ये एक इंटीग्रेटर है, अभी नहीं है स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेटर, ये जनरल एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जो जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इस ऑप एम्प को इंटीग्रेटर के तौर पर काम कराने के लिए, ऑप एम्प को इंटीग्रेटर जैसा काम कराने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फीडबैक रजिस्टर को हटा देंगे, राइट। और इस फीडबैक रेजिस्टेंस को हटाने के बाद में हम इसकी जगह एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, यदि आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को अच्छी तरीके से समझ रखा है, उसका सर्किट आपको अच्छी तरीके से ध्यान है, तो आप इंटीग्रेटर आसानी से बना सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। और सिंपलिसिटी के लिए हम R1 की जगह केवल R लेंगे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जिस सिग्नल का इंटीग्रेशन करना है वो सिग्नल हम यहां पर डाल देंगे। तो इस सिग्नल के डालने के बाद में इंटीग्रेशन होके इस ऑप एम्प के आउटपुट पर V0 वोल्टेज प्राप्त होगी, राइट स्टूडेंट्स। V0 वोल्टेज कब प्राप्त होगी, यदि हम इनपुट पे V1 वोल्टेज डाल दें, राइट। ये V1 स्टूडेंट्स ये सिग्नल है, ये V1 जो है साइन सिग्नल भी हो सकता है, राइट। ये V2 जो है कॉस सिग्नल भी हो सकता है, और ये V3 जो V1 जो है स्टूडेंट्स ये एक कांस्टेंट भी हो सकता है, राइट। तो जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है, जिस भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग या उस फंक्शन के जैसी वोल्टेज हम यहाँ पर लगा देंगे, राइट फ्रेंड्स। अब जैसे ये हमारी ये जो मैंने V1 इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी वोल्टेज ली है, ये एक साइन फंक्शन के जैसे काम करती है, राइट। ये वोल्टेज जो है एक कॉस फंक्शन की तरह काम करती है, राइट। और कांस्टेंट लेंगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगी। किसी भी जिस भी सिग्नल को आपको इंटीग्रेशन करना है उस इंटीग्रेशन को हम V1 पे डाल देंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसका हम एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के लिए चूंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसलिए हम इसका एनालिसिस करने के लिए वर्चुअल ग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। इसका इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स वर्चुअल ग्राउंड प्रॉपर्टी का। अब फ्रेंड्स वर्चुअल ग्राउंड की प्रॉपर्टी से हमको पता है कि जब एम्पलीफायर इन्वर्टिंग मोड पर होता है या जब एम्पलीफायर इन्वर्टिंग होता है उस केस में ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज इक्वल होती है स्टूडेंट्स, राइट। यानी पॉइंट ए पर वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है। अब क्या है स्टूडेंट्स, यदि ये वाली वोल्टेज 0 वोल्ट है तो ये भी कितने होगी स्टूडेंट्स, 0 वोल्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर रखा है, राइट, तो ये जो पॉइंट ए है वो भी एक प्रकार से ग्राउंड की तरह काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअली ग्राउंडेड, यानी पॉइंट ए भी वर्चुअली ग्राउंडेड होगा, राइट।
तो अगर ये पॉइंट वर्चुअली ग्राउंडेड है तो इस पर वोल्टेज कितनी होगी स्टूडेंट्स? 0 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स इस V0 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, राइट। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा 0 वोल्ट है और यदि आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो जो आउटपुट वोल्टेज जो हमारी प्राप्त होगी वो होगी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। यानी कि इसकी तुलना में क्या होगी स्टूडेंट्स, ये 0 वोल्टेज है तो यहाँ पर क्या होगी, ये V0 नेगेटिव प्राप्त होगी, राइट। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए, वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, इस नेगेटिव वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए मैंने इसकी वैल्यू मान ली V0, राइट। अब करंट कैसे फ्लो हो रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो करंट होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, तो ये पॉइंट ए हमारा हायर पोटेंशियल है, राइट, क्योंकि ग्राउंडेड है, 0 वोल्ट है, और जो ये जो हमारा पॉइंट है वो एक्चुअली नेगेटिव वोल्टेज पर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हमारा लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो जो करंट है हमारी पॉइंट ए से आउटपुट टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होगी। अब स्टूडेंट्स आउटपुट वोल्टेज हम ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं इस ब्रांच में, यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ I1 करंट फ्लो हो रही है, और इस ब्रांच में पॉइंट डी मान लेते हैं इसको, पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ करंट I2 फ्लो हो रही है, राइट। और हम ये जानते हैं कि दोनों करंट क्या होती है स्टूडेंट्स, बराबर होती है, इक्वल होती है। अब स्टूडेंट्स ये 0 वोल्ट पर है और ये हमारा V1 वोल्टेज पर है, राइट। ये V1 वोल्टेज स्टूडेंट्स टाइम के विद रिस्पेक्ट वेरी कर सकती है, वेरी होती है, जैसे आप देखा होगा कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज है टाइम के विद रिस्पेक्ट वेरी कर रही है, जबकि यहाँ पर कांस्टेंट है। ये तो स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देगा, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे वो टाइम के विद रिस्पेक्ट इंक्रीज हो रहा हो, चाहे टाइम के विद रिस्पेक्ट डिक्रीज हो रहा हो, चाहे साइन हो तो कोसाइन हो, ये किसी का भी इंटीग्रेशन कर सकता है ये सर्किट हमारा। तो स्टूडेंट्स अब क्या है, ये V1 वोल्टेज है, ये 0 वोल्टेज पर है, तो मैं 0 वोल्टेज कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ये आप कह सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट ये हमारा V1 वोल्टेज पर है, राइट। यानी ये जो पॉइंट B है हमारा V1 वोल्ट पर है और ये जो पॉइंट A है हमारा A वोल्ट पर है। तो ओम के नियम से इन दोनों के बीच, यानी कि पॉइंट B टू पॉइंट A, यानी पॉइंट B से A के बीच में फ्लो होने वाली करंट I1 ओम के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज कितने होगी स्टूडेंट्स, V1 या V1 वोल्टेज, राइट, और यहाँ पर 0। तो अगर ये V1 वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट पर है, तो इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस यानी वोल्टेज कितनी होगी स्टूडेंट्स, V1 माइनस 0, राइट। और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस R, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको हम हल कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया V1 अपॉन R। बड़ा सिंपल सा तरीका स्टूडेंट्स, ओम का नियम का इस्तेमाल किया, जैसे हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के एनालिसिस के दौरान किया था, ठीक वैसा ही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है, I1 का मान ज्ञात कर दिया, अब हम I2 का मान ज्ञात करेंगे। तो I2 का मान ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स मेरे को नहीं पता कि ये वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कहने का मतलब ये है कि मेरे को नहीं पता ये वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मेरे को इतना पता है कि वोल्ट की जो करंट है वो पॉइंट A से पॉइंट D की तरफ फ्लो हो रहा है। तो अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इस वोल्टेज की वैल्यू भी ज्ञात करूंगा और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी ज्ञात करूंगा। तो स्टूडेंट्स इसे ज्ञात करने के लिए जनरली मैंने इस वोल्टेज को V0 मान लिया, राइट, न कोई पॉजिटिव लिया है और न ही कोई नेगेटिव लिया है। तो स्टूडेंट्स करंट कैसे फ्लो हो रही है, 0 से और V0 तक, राइट। और इसका रेजिस्टेंस मान ज्ञात करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस हम मानते हैं स्टूडेंट्स XC, और XC की वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट्स 1/में ωc, राइट। अब स्टूडेंट्स I2 की वैल्यू को हम इस सूत्र के अलावा अगर आप इसको हल करोगे तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा -V0/XC, राइट, और ये करंट I2 की वैल्यू देगा, राइट।
अब स्टूडेंट्स ये तो उस केस में है जब इनपुट हमारा साइन वोल्टेज पर हो, राइट। इनपुट हमारा क्या हो, साइन वोल्टेज पर हो या फिर कोसाइन वोल्टेज पर हो। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि XC की वैल्यू जो है 1/ωc होगी। लेकिन स्टूडेंट्स यदि हमारी इनपुट वोल्टेज टाइम वेरिंग हो, यानी हमको नहीं पता, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उस केस में हम स्टूडेंट्स I2 की वैल्यू ये नहीं ज्ञात कर सकते। तो उस केस में स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। XC मल्टीप्लाइड विद I2। ये तो किसके लिए स्टूडेंट्स, जब वोल्टेज क्या हो हमारी साइन हो या फिर कोसाइन। अगर वोल्टेज हमारी साइन और कोसाइन नहीं हो और टाइम के किसी टाइम पर डिपेंड कर रही हो, किसी भी तरीके से टाइम पर डिपेंड कर रही हो, इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो उस केस में हमको पता है स्टूडेंट्स ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के सिरों के बीच की वोल्टेज ये कितनी है स्टूडेंट्स, 0। यहां पे कितनी है स्टूडेंट्स, V0, राइट। और कैपेसिटर में ये प्लेट होगी +Q की और ये प्लेट होगी स्टूडेंट्स -Q की, राइट। होता ही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम कैपेसिटर के प्रिंसिपल से जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, CV, राइट। Q क्या है स्टूडेंट्स, प्लेट का चार्ज, राइट। तो ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पर इनकी जो वैल्यू है वो Q के इक्वल है, तो Q इक्वल्स टू CV, राइट। और V क्या स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की वोल्टेज कितनी है स्टूडेंट्स, 0। बीच की वोल्टेज कितनी है स्टूडेंट्स, ये है 0 और ये कितनी है स्टूडेंट्स, V0। Q इक्वल्स टू होगा स्टूडेंट्स -CV0। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज Q है और जो वोल्टेज V0 है ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम पे डिपेंड करती है, राइट। क्योंकि जो इनपुट हमारा वो टाइम वेरिंग फंक्शन है, इसलिए जो वोल्टेज V0 होगी और जो चार्ज Q होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा, टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट स्टूडेंट्स। और आपको पता है dQ/dt को हम बोलते हैं करंट I, और इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है स्टूडेंट्स, I2। राइट स्टूडेंट्स। तो हमने I2 करंट की वैल्यू ज्ञात कर दी। अब स्टूडेंट्स हमको पता है कि I1 और I2 दोनों करंट इक्वल होती हैं, I1 की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली थी यहाँ पर V1/R। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस I1 की जगह इस I2 की जगह I1 लिख सकते हैं, और I1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, V1/R, राइट। तो -C dV0/dt, राइट। तो अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको ये मैथमेटिक्स में पता होगा, तो अब अपने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। और V0 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन क्या शो करती है, इक्वेशन शो करती है स्टूडेंट्स कि V0 वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज V1 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन के इक्वल होगी, राइट। अगर स्टूडेंट्स RC को यदि हम एक सेकंड ले लें, राइट स्टूडेंट्स, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यदि R को हम ले लें 1 मेगा ओम और C को हम ले लें 1 माइक्रोफैरड, तो इसको जो हल करेंगे RC को, तो RC की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -6 + 6 1 सेकेंड।
तो स्टूडेंट्स यदि हम RC की वैल्यू 1 सेकेंड ले लें तो उस केस में जो V0 की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो होगी हमारी -V1 dt, यानी कि ये इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन होगी। राइट स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आपको इंटीग्रेटर समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी चौथी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वो है ऑप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।